बच्चों आज हम पढ़ेंगे लाख की चूड़ियाँ। ये आपके वसंत भाग 3 पुस्तक से लिया गया है। ये पाठ कक्षा 8वीं के लिए है और इसके लेखक हैं श्री कामतानाथ जी। लाख की चूड़ियाँ श्री कामतानाथ जी द्वारा रचित एक श्रेष्ठ कहानी है और प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ग्रामीण जीवन और लघु उद्योगों पर प्रकाश डाला है। इसमें लेखक ने बदलते समय के साथ चीज़ों के परिवर्तन को भी दर्शाया है। तो आइए देखते हैं क्या है ये कहानी। तो लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। चाव मतलब होता है बहुत रुचि, तीव्र इच्छा। तो लेखक जब बच्चा था तो उसको अपने मामा के घर जाने की, मामा के गांव जाने की बहुत तीव्र इच्छा होती थी और वो वहाँ इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वहाँ पे जो बदलू मनिहार था वो उसको लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था, है ना। तो अब बदलू जो था वो लेखक के मामा के गांव का था, इसीलिए लेखक को उसको मामा कहना चाहिए था, लेकिन लेखक उसको मामा नहीं कहता था, वो उसको काका कहता था। क्यों? क्योंकि गांव के सारे बच्चे बदलू को काका कहते थे। ठीक है। फिर लेखक जब बदलू के यहाँ जाता था ना तो वो देखता था बदलू के आंगन में एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू भट्टी में अपने लाख को पिघलाया करता था और जिससे कि वह क्या करता था, लाख की चूड़ियाँ बनाता था। ये देखो बच्चों, ये लाख की चूड़ियाँ हैं और ये देखिए लाख की चूड़ियाँ बनाते हुए आप देख रहे हैं कि कैसे लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। पहले उनको पिघलाया जाता है, फिर उसके बाद उनको ऐसे मोगरी जैसा एक वो होता है बनाने का, लकड़ी का, उससे उसको फिर बनाया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं ना। चलिए, अब जब मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। सलाख मतलब होता है पतली सी सरिया, है ना, धातु की छड़ जैसा, ठीक है, सलाई जैसा। तो वो लाख को पिघलाता, फिर उसको सलाई के जैसा पतला पतला बनाता, फिर उसको वो चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। मुंगेरियां जानते हो? मुंगेरी होती है गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। तो ऐसी मुंगेरियां वहाँ पर रखी रहती, वहीं उन्हीं से वह विभिन्न आकार की लाख की चूड़ियाँ बनाता था। फिर लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात उन पर रंग करता, है ना। जब सारी चूड़ियाँ बन जाती तब उन पर वो रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया जानते हो क्या कहलाता है? मचिया एक छोटी सी बैठने की छोटी सी जैसे खाट होती है ना, वैसी होती है, ठीक। तो बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता। गांव में बोलते हैं ना लला और लली, तो ये अवधि वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर बोलते हैं। और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। मतलब बदलू अपनी बनाई चूड़ियाँ इतनी पसंद करता था कि उसको जब वह बेलन पर चढ़ा कर रखता तो उसे ऐसा लगता कि कोई नई नवेली ब्याहिता उसको पहनी हुई है, नववधू यानी नई नई जिसकी शादी हुई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब उसके बाप दादाओं के समय से ये वाला
काम होते चला आ रहा था, ठीक। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत मतलब कि सब लोग उसकी चूड़ियाँ बहुत खरीदते थे, वो जितनी भी बनाता था सारी बिक जाती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। अब वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय है एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना, ठीक है। तो जब वह चूड़ियाँ बेचता था तो वो पैसों में नहीं बेचता था, वो चूड़ियों के बदले में कोई ना कोई वस्तु लेता था, अनाज लेता था, कपड़े लेता था, जो भी उसे जरूरत होती थी। तो वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। कसर जानते हैं ना, कि वह उसको जो भी कमी या घाटा होता था ना, वो सारा का सारा पूरा कर लेता था। फिर आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। मतलब बहुत मुश्किल से माना था वो। लोहे लगना मतलब वो बहुत मुश्किल से माना था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। तो आपको पता चला कि इस तरह से वह बदलू क्या करता था कि उन चूड़ियों के जब विवाह के समय चूड़ियाँ लेता था तब बेचता था, तब वह अपनी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें प्राप्त कर लेता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। अब बताओ, बदलू को कांच की चूड़ियों से इसलिए चिढ़ थी क्योंकि कांच की चूड़ियाँ लोगों को बहुत पसंद आती थी, है ना। और उनके सामने उसकी लाख की चूड़ियाँ उतनी सुंदर नहीं लगती थी, इसीलिए लोग उसकी लाख की चूड़ियों को कम पसंद करने लगे थे। इसीलिए उसको कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता, है ना। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए, है ना। वो ऐसा इसलिए बोलता था क्योंकि उसे कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, है ना। यदि लोग कांच की चूड़ियाँ पहनने लगेंगे तो उसका तो व्यवसाय ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता, है ना। लाख की गोलियां वो बना देता था लेखक को खेलने के लिए। लेखक जब बच्चे थे ना तो वे लाख की गोलियों से खेला करते थे, तो रोज बना देता था बदलू, इसीलिए वो बदलू लेखक को बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई, है ना। अब इनके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया बहुत दूर कहीं, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका, और फिर ये बहुत समय तक अपने मामा के गांव नहीं गए। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं, विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। मतलब अब लेखक जब बड़ा होकर अपने मामा के गांव गया तो वहां पर उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सिर्फ कांच की चूड़ियां पहनी हैं और लाख की चूड़ियां तो बहुत ही कम महिलाएं पहनी दिखी उसको। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिरी और उसके हाथ की
कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। मरहम पट्टी मतलब उसके हाथ पर उनको पट्टी बांधनी पड़ी। जो लेखक के मामा की छोटी लड़की जब गिर गई थी ना, तो वो कांच की चूड़ी पहनी थी, तो वो टूटकर उसके हाथ में घुस गई थी, तो लेखक ने उसी की पट्टी की थी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था, है ना। अब लेखक गए बदलू से मिलने के लिए, तो उन्होंने देखा कि बदलू वहीं पर चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटे हुए हैं। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। क्यों नहीं पहचाना होगा? इसलिए कि लेखक अब बड़ा हो गया था, बच्चा तो था नहीं, है ना। बहुत दिनों बाद आया था ना, 8-10 वर्षों के बाद। फिर, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, कुछ बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी, है ना। अब जब लेखक ने देखा कि जब पहले आता था तो भट्टी जलती रहती थी और मचिया पड़ी रहती थी, लेकिन वो दोनों ही चीज़ें उसे वहाँ दिखाई नहीं दी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है ना। तो अब इस बात में आप उसकी परेशानी देखिए। अब लोगों ने जब लाख की चूड़ियाँ खरीदना बंद कर दिया, कांच की चूड़ियाँ महिलाओं ने पहनना शुरू कर दिया, तो उसका रोजगार खत्म हो गया। अब जब उसका रोजगार खत्म हो गया, लोग लाख की चूड़ियाँ नहीं खरीद रहे थे, तो अब मशीन से बनी हुई कांच की चूड़ियाँ लोग पहनने लगे और वो बहुत सुंदर होती थी। तो इसीलिए इनका लाख का चूड़ियों का काम खत्म हो गया। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, है ना। अब लेखक को बदलू की क्या स्थिति पता चली कि उसका रोजगार खत्म हो गया था, उसके घर में उसकी दरिद्रता दिखाई दे रही थी, गरीबी दिखाई दे रही थी, उसका शारीरिक बनावट भी कैसी हो गई थी, बहुत ही बीमार व्यक्ति जैसी हो गई थी, है ना। उसके माथे पर हाथों में नसें निकल आई थीं और उसे खांसी आ रही थी, है ना। तो ये एक दुखद बात थी लेखक के लिए। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा मतलब दुख, है ना। तो फिर मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी, है ना। यहाँ मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए से मतलब पहले जो एक काम व्यक्ति किया करता था, अब एक मशीन 10 व्यक्तियों का काम, 50 व्यक्तियों का काम या 100 व्यक्तियों का काम अकेले ही करने लगी। और इससे क्या हुआ कि इतने सारे लोगों का रोजगार खत्म हो गया, बेरोजगार हो गए वो, है ना। तो ये मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए का मतलब कि अब लोगों के मशीन के काम करने से लोगों का रोजगार खत्म हो गया। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था, है ना। जब लेखक ने उससे आम की फसल का पूछा, तो फिर उसने बहुत प्रसन्न होकर कहा कि नहीं, बहुत अच्छी आई है मेरी आम की फसल, और बेटी से कहा आम लाने के लिए। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको, है ना। यहाँ पर आप देखते हैं
कि बदलू अपने मित्र से बहुत ही, मित्र मतलब कि लेखक से बहुत ही खुश होकर उसको आम खिलाने के लिए कह रहा है। अब ये देखिए आप, ये आप देख रहे हैं कांच की चूड़ियों की फोटो है ना, कितनी सुंदर और कितनी रंग बिरंगी चूड़ियां हैं। मैं चुप हो गया, मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता, है ना। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि उसको अपनी गाय को पालने के लिए, गाय को खिलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इतने में रज्जो, जो उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत मतलब वक्त में, है ना, और उम्र मतलब उम्र। तो अब उसको हंसी आ गई कि किसको, बदलू को, कि जब लेखक ने कहा मैं इतने आम नहीं खा पाऊंगा। तो आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फव रही थी मतलब सुंदर लग रही थी, है ना। तो जब रज्जो आम देने लगी लेखक को, तो लेखक ने देखा कि रज्जो की गोरी गोरी कलाइयों में लाख की चूड़ियां बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि बदलू ने, हालांकि उसका रोजगार खत्म हो गया था, उसकी लाख की चूड़ियाँ नहीं बिक रही थी, लेकिन उसने अपने कम पैसों में अपनी चूड़ियों के आखिरी उसको बेचा नहीं, है ना। जो उन्होंने आखिरी सेट बनाया था चूड़ियों का, वो नहीं बेचा। ठीक, तो इस तरह से ये कहानी थी जिसमें आपने देखा कि बदलू जो बदलू जो मनिहार था, चूड़ी बनाने वाला, वो लाख की चूड़ियाँ तो बनाता था, लेकिन उसकी चूड़ियाँ अब नहीं बिक रही थी। क्यों? क्योंकि मशीन से बनी हुई कांच की चूड़ियाँ बाजार में आ गई थी, जिसको लोग बहुत पसंद कर रहे थे। ठीक, अब चलिए कुछ प्रश्न उत्तर देखें। अब प्रश्न अभ्यास में देखिए, प्रश्न पहला, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो इसका उत्तर रहेगा, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से जाता था क्योंकि वहाँ बदलू मनिहार था जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। वही लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ बना कर देता था। ये लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ लेखक को बहुत अच्छी लगती थीं। लेखक बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका कहकर पुकारते थे। और ये बच्चों का एक गुण होता है कि जो सारे बच्चे काम करते हैं ना, तो वही सारे के सारे बच्चे उसी काम को, एक ही काम को सारे बच्चे करते हैं। ठीक, फिर प्रश्न दूसरा है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो वस्तु विनिमय का अर्थ है किसी वस्तु को लेने के लिए जब उसके बदले में पैसे की जगह कोई दूसरी वस्तु दी जाए। लेकिन वस्तु विनिमय पद्धति आज के समय में लगभग समाप्त हो चुकी है। अब हम कैसे सामान खरीदते और बेचते हैं? पैसे लेकर, है ना। तो विनिमय की प्रचलित पद्धति में वस्तुएं खरीदने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है ना, क्योंकि अब हम क्या करते हैं, धन या पैसे और रुपए देकर चीजें खरीदते हैं। अब प्रश्न तीसरा है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक ने संकेत दिया है कि मशीनों के प्रयोग के कारण ही समाज में बेरोजगारी फैली है। जिस काम को पहले 10 व्यक्ति करते थे, अब एक मशीन अकेले ही वह काम बहुत कम समय में कर देती है। इससे कई लोगों का काम छिन गया, अर्थात उनके हाथ कट गए। अतः लेखक ने इस कथन के द्वारा
लघु उद्योगों में लगे लोगों के दुख को प्रकट किया है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग है ना, जो घरों में लोग अपने छोटे स्तर पर काम करते हैं ना, छोटे छोटे काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है। ठीक। फिर प्रश्न चौथा है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? तो इसका उत्तर है, बदलू के मन में अपना लाख की चूड़ियों का काम समाप्त हो जाने की व्यथा थी, जो लेखक से छिपी न रह सकी। इसीलिए लेखक कहता है कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मशीन के प्रयोग के बढ़ने से बहुत बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार समाप्त हो गए। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न 5वां है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो इसका उत्तर रहेगा कि मशीनी युग के आने से बदलू का जीवन बिल्कुल ही बदल गया। अब उसके हाथों की बनी चूड़ियाँ कोई नहीं खरीदता था। उसका लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम एकदम बंद हो गया, जिससे वह बहुत ही गरीब हो गया। उसको फसली खांसी हो गई, उसकी गाय बिक गई और उसका शरीर निर्बल हो गया। इस प्रकार उसकी हालत एकदम ही दयनीय हो गई। अब प्रश्न 6वां है, लाख की चूड़ियों का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? तो लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं? तो इसका उत्तर है, लाख की वस्तुओं का सर्वाधिक निर्माण राजस्थान में होता है, और इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी लाख पाई जाती है। इसीलिए वहाँ भी लाख का सामान बनाया जाता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त आभूषण, खिलौने एवं घर सजाने के लिए सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई जाती हैं। ये देखिए भारत का नक्शा। इसमें आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सब दिख रहे हैं ना। नीचे आंध्र प्रदेश है ना, ये तीर के निशान के द्वारा आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर लाख की चूड़ियाँ और लाख से बने और दूसरे सामान बहुतायत से बनाए जाते हैं। फिर ये देखिए, लाख से बनाए जाने वाली विभिन्न वस्तुएं, हाथों की चूड़ियाँ, पेन, सिंदूर रखने का सामान। नीचे देखो, लाख की गोलियां भी हैं। फिर ये खिलौने हैं, ये हाथी हैं, ये कानों में पहने जाने वाले झुमके हैं, ऊंट है, और ये देखो केतली जैसे कुछ सजावटी सामान हैं, और ये और भी बहुत सारे सामान आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारी वस्तुएं लाख से बनाई जाती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि लाख की चूड़ियाँ पाठ में लाख के विभिन्न उपयोग आपने देखे। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा।